हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? फैराडे लॉ। हमारा पिछला लेक्चर लेंज लॉ और फैराडे लॉ पे बेस्ड था। आज हम लोग जो दोनों पढ़े हैं, लेंज लॉ और फैराडे लॉ, जैसा आपको पता हुआ कि लेंज लॉ के मदद से हम लोग इंड्यूस्ड करंट का क्या करते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं, और फैराडे लॉ से हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन निकालते हैं और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। और इंड्यूस्ड ईएमएफ पता होने के बाद हम अपने आप इंड्यूस्ड करंट के बारे में पता चला लेते हैं, लगा लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स टैकल करेंगे। जब हमारे सामने क्वेश्चंस आएगा तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या क्या चीज़ कैसे कैसे सावधानी बरतेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट सब टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं भाई? हम लोग ये जान रहे हैं कि जो ईएमएफ है ना, फैराडे लॉ के हिसाब से जो ईएमएफ है, क्या है आपका एवरेज ईएमएफ जो आप निकालते हैं, तो एवरेज ईएमएफ किसके बराबर है? डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। आगे माइनस साइन लगा देते हैं ताकि हमको क्या पता चले कि जिस डायरेक्शन में फ्लक्स का चेंज हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। ये हम लोग करते हैं, है ना। देखिए नीचे लिखते हैं, ई एवरेज इज इक्वल टू क्या है भाई? डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। यही हम लोग पढ़े हैं फैराडे लॉ के हिसाब से। माइनस साइन तो डायरेक्शन बताएगा, और इसी में हमको इंस्टेंटेनियस निकालना होता है। क्या करना होता है? इंस्टेंटेनियस निकालना होता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? लिखते हैं ई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। ये सब तो बचपन में पढ़ना है। माइनस लगा देते हैं आगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ से? डी फाई बटा डी टी, है ना। तो ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या होगा? माइनस भी लगा देते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो माइनस को हटा देंगे। डी फाई बटा क्या है? डी टी। इस पे हम लोग चर्चा कर लिए। अब छोटा मोटा सवाल हम आपको दे दें, मान लीजिए छोटा मोटा सवाल दे दें और कहें कि किसी भी लूप में जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है 3t² माइनस 4t प्लस 1, और हम आपसे कहें कि फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन t बराबर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एट t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो हम लोग क्या करेंगे भाई? तो कहेंगे ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू क्या होता है? डी फाई बटा डी टी, डी फाई बटा डी टी। तो क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन तो आता होगा ना, क्या हो जाएगा? 3t² माइनस 4t प्लस 1। तो 3t² का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा पता है आपको? पावर आ गया के गुना हो जाएगा, पावर में घट जाएगा, 60 माइनस 4। आपसे कितना टाइम के बाद पूछ रहा है? 1 सेकेंड के बाद, है ना। तो बस 6 के जगह 1 रख देंगे और माइनस 4 क्या हो जाएगा? 2 वोल्ट। कितना होगा भाई? 2 वोल्ट, है ना। इस तरीके का सवाल आपसे क्या किया जाता है? पूछा जाता है। अब इसी में मान लीजिए ना, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए ये दे दिया आपको क्या? फाई इज इक्वल टू दे दिया 2t माइनस 4, 5 इज इक्वल टू क्या दे दिया? 2t माइनस 4, ठीक है, ये दे दिया। और कहेगा फाइंड एवरेज ईएमएफ, ऐसे कहेगा फाइंड एवरेज ईएमएफ इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में एवरेज ईएमएफ आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? एवरेज ईएमएफ पूछेगा 2 सेकेंड में। तो कैसे पता करेंगे एवरेज ईएमएफ? देखिए इंस्टेंटेनियस तो डिफरेंशिएट करके निकालें। एवरेज का फॉर्मूला देखिए, एवरेज ईएमएफ कैसे निकलता है? दोनों में अंतर पता होना चाहिए, डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? जितना फाइनल फ्लक्स है और माइनस इनिशियल फ्लक्स और बटा टाइम टेकन। तो टाइम तो 2 सेकेंड है, लेकिन इनिशियल और फाइनल फ्लक्स हमको पता नहीं है। तो पहले इनिशियल फ्लक्स निकालते हैं। इनिशियल फ्लक्स कब होगा? t बराबर 0 पे, क्योंकि 2 सेकेंड कहने का मतलब क्या है? 0 से 2। तो t बराबर 0 पे कितना फ्लक्स है भाई? तो t बराबर 0 पे फ्लक्स हो जाएगा -4। आप कहिए कैसे होगा -4? वेबर, वेबर है। कहिए कैसे होगा -4? तो t बराबर 0 रखिएगा इस फॉर्मूला में, फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा? -4 इनिशियल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स अब निकाल दीजिए। तो फाइनल फ्लक्स निकलेगा 2 सेकेंड के बाद। तो 2 सेकेंड के बाद कितना फ्लक्स इंड्यूस होगा भाई? क्या बोलेंगे? 2 सेकेंड के बाद कितना फ्लक्स इंड्यूस होगा? तो 2 सेकेंड के बाद आपका फ्लक्स इंड्यूस होगा कितना? 2 और इंटू 2 माइनस 4, है ना। तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 0। 2 सेकेंड के बाद, तो इसलिए क्या कहिएगा? ई एवरेज इज इक्वल टू फाइनल फ्लक्स कितना है? 0, और माइनस इनिशियल फ्लक्स क्या है? -4।
फाइनल माइनस इनिशियल और बेटा जितना टाइम लगा है, तो क्या हो जाएगा ई एवरेज इज इक्वल टू भाई 2 वोल्ट। 4/2 क्या हो जाएगा 2 वोल्ट। 2 सेकंड में एवरेज ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा 2 वोल्ट। बस अगर एवरेज पूछा है तो एवरेज तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसी क्वेश्चन में हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, क्या बोलते हैं हम कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन, है ना, इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब देखिए इंड्यूस्ड एट t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड एट मतलब उस समय पर, मतलब इंस्टेंटेनियसली पूछ रहा है, तो इंस्टेंटेनियसली पूछेंगे तो d5/dt बोलेंगे हम। एट t मतलब पार्टिकुलरली t बराबर 2 सेकेंड का उस क्षण का ईएमएफ इंड्यूस बताना है कि कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे ना E इज इक्वल टू d/dt ऑफ फाई। फाई कितना है 2t - 4, तो 2t का क्या हो जाएगा 2 वोल्ट। 2t का 2 और 4 का 0 होता है डिफ्रेंसिएशन, तो 2 वोल्ट। ये कांस्टेंट ईएमएफ है, ईएमएफ क्या है कांस्टेंट है, 2 वोल्ट ईएमएफ होगा यहाँ। समझे बात को। अब देखिए एट t बराबर 2 सेकेंड 2 वोल्ट है। अच्छा यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, वो कोइंसिडेंस है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ये तो यहाँ आ गया है, लेकिन हर समय एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर हुए जरूरी नहीं है। इस हिसाब से डाटा दिए थे कि सेम आ गया, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ऐसा मत समझिए कि एवरेज और इंड्यूस्ड क्या है बराबर है, सॉरी एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर है। एवरेज ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का वैल्यू अलग अलग आ सकता है, ठीक है। इसीलिए एवरेज मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल बटा टाइम इंटरवल, और इंस्टेंटेनियस डिफ्रेंशिएट करके निकलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कर लीजिए, इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। नोट करिए इसको पहले। देखिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाई दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कितना 2t² + 3t + 1 वेबर, और क्या कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बताना है 2 सेकंड में और एवरेज ईएमएफ बताना है 2 सेकंड में, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कैसे निकलेगा, सीधे सीधे d∅/dt, है ना, यानी d/dt ऑफ फाई मतलब क्या 2t² + 3t + 1, है ना। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो गया 4t + 3 आ गया। 2 सेकंड में पूछ रहा है ना, तो 2 सेकंड में यहाँ 2 रख देंगे टाइम के जगह पे, तो 4 × 2 8 और +3 11, कितना हो गया भाई मेरे 11 वोल्ट आ गया, है ना, 11 वोल्ट आ गया आंसर, ठीक है। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा क्या है, एवरेज ईएमएफ निकालना। तो एवरेज तो हम जानते हैं कि कैसे निकलेगा, सीधे सीधे फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बटा टाइम टेकन, ठीक है। तो फाइनल फ्लक्स कैसे निकलेगा, 2 सेकंड है ना, तो 2 सेकंड पे आप फ्लक्स निकाल लीजिए। फाइनल फ्लक्स मतलब कहाँ पे, t बराबर 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे फ्लक्स का फॉर्मूला में 2 रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर और -3 × 2 और +1, तो कहने का मतलब माइनस नहीं प्लस ही है, तो क्या हो गया 2 × 2 = 4, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 और +6 14 +1 15 वोल्ट आ गया। अब 15 वोल्ट नहीं 15 वेबर, ये फ्लक्स निकाल रहे हैं फाइनल फ्लक्स। अब 2 सेकंड जैसे ही बोलता है तो 2 सेकंड मतलब होता है t बराबर 0 से t बराबर 2, ये ध्यान रखना है। यानी फाइनल निकाल लिए, अब इनिशियल फ्लक्स निकालेंगे कहाँ पे 0 पे, t बराबर 0 पे, तो 0 पे निकालेंगे तो क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। t के जगह 0 रखिएगा तो ये भी 0 ये भी 0, खाली क्या बचेगा 1 वेबर। तो आप 1 वेबर निकाल लिए हैं, तो बताइए, इसीलिए आप क्या लिख दीजिएगा एवरेज ईएमएफ इज इक्वल टू फाइनल फ्लक्स। तो फाइनल फ्लक्स कितना है 15, इनिशियल फ्लक्स कितना है 1, और बटा कितना टाइम में है 2 सेकंड में टोटल टाइम, तो 14/2 मतलब क्या है आपका ई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो गया 7 वोल्ट। देखिए इसलिए ये क्वेश्चन करवा दिए ना, क्योंकि अभी देखे थे तो पिछले वाले क्वेश्चन में कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस का वैल्यू एक ही जैसा आ गया था, तो आपके दिमाग में ये बैठ ना जाए कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस का वैल्यू एक ही जैसा होता है, इसीलिए क्या किए कि क्वेश्चन करवा दिए। देखिए 2 सेकंड पर जो ईएमएफ है वो कितना है आपका 11 वोल्ट, और एवरेज 2 सेकंड का जो ईएमएफ है 0 to 2 सेकंड, एवरेज ईएमएफ जो है 2 सेकंड के लिए वो कितना है 7 वोल्ट, वो कितना है 7 वोल्ट। इसी के आधार पे क्या है कि आप और भी क्वेश्चन अपने मन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हम ये दे दें आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, छोड़िए एक क्वेश्चन दे देंगे, कहेंगे फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, ये आप खुद से बना के अपना असेसमेंट कर सकते हैं। फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, है ना, आपको क्या करना है, एक कॉइल है, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस
मान लीजिए उस कॉइल का रेसिस्टेंस जो दिया हुआ है वो है आपका 10 ओम, है ना, in which the flux associated is given by जो फ्लक्स उसके साथ एसोसिएटेड है वो दिया गया है कितना, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम एट t बराबर 3 सेकेंड, ये भी दे देते हैं t बराबर 3 सेकेंड, इन विच फ्लक्स दिया गया है फाई टी इज इक्वल टू, है ना, फाई टी बराबर दे दिए हैं 4t स्क्वायर माइनस 2t और प्लस 3 क्या वेबर। यानी एक कॉइल है जिसका रेसिस्टेंस 10 ओम है, 3 सेकेंड पर उसमें कितना करंट बह रहा होगा जब फ्लक्स दिया हुआ है कि फ्लक्स टाइम के साथ ऐसे बदल रहा है। तो बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, फ्लक्स दिया हुआ है तो ई निकाल लीजिए डी फाई बटा डी टी करके, और ई निकल गया तो आई इज इक्वल टू ई बटा आर, आर भी दे दिए 10। ये आप खुद से बनाइए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं। देखिए अब आगे क्या है कि जैसे कि आप देखें, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, हम देख लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के बेसिस पे हम लोग निकाल लिए। लेकिन आप ये जानते हैं कि फ्लक्स चेंज के कारण ही ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, आप ये पढ़े होंगे, बताए भी हम आपको। तो कैसे जब क्वेश्चन आएगा तो आप बाकी सारे क्वेश्चन को टैकल करेंगे, या कैसे इसके एप्लीकेशन में हम लोग एंट्री मारेंगे। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन हम लिखेंगे कि भाई क्या लिखेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे कि जो ई इंड्यूस होता है वो किसके बराबर होता है, डी फाई बटा डी टी के बराबर होता है, डी फाई बटा डी टी के बराबर होता है, हम पढ़ चुके हैं। अगर खाली मैग्नीट्यूड अगर आप देखिएगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखिएगा तो क्या कहिएगा, E इज इक्वल टू क्या, डी फाई बटा डी टी, है ना, क्या लिखेगा ये बराबर भाई डी फाई बटा डी टी लिखिएगा। यानी फाई जो है यहाँ पे फ्लक्स है आपका, फाई क्या है यहाँ पे फ्लक्स है। तो और फ्लक्स किसके बराबर होता है, सिंस हम ये जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स वो किसके बराबर है, बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू डी बटा डी टी ऑफ फाई के जगह पे क्या लिखेंगे भाई, बी ए कॉस थीटा। अब देखिए, अब ये तो डिफरेंशिएशन का रूल बताएगा कि कौन सा कांस्टेंट है, ये तो क्वेश्चन बताएगा, लेकिन हम लोग रूल क्या लगाएंगे। जैसे अब देखिए अलग अलग सिचुएशन है, जैसे ये कह दिया ना कि इफ B इज चेंजिंग, B इज चेंजिंग ओनली, B इज ओनली चेंजिंग, केवल और केवल B बदल रहा होगा, मतलब खाली मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा होगा। तो खाली अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है भाई तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो आप क्या करिएगा, E इज इक्वल टू, पता है ना जो कांस्टेंट होता है उसको डिफरेंशिएशन के साइन से बाहर निकाल लेते हैं, और जो वेरिएबल है डी बटा डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपका एवरेज ईएमएफ आ जाएगा। कभी क्या कहेगा, इफ ए इज ओनली चेंजिंग, मतलब सिर्फ एरिया बदल रहा होगा लूप का, मान लीजिए ए इज ओनली चेंजिंग, क्या दे दिया कि खाली एरिया बदल रहा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे दिया, एरिया खाली बदल रहा होगा। तो एरिया बदल रहा होगा तो आप क्या करेंगे बताइए, कह दिया कि अगर केवल एरिया बदल रहा है तो आप उस समय क्या करिएगा, तो एरिया अगर सिर्फ बदलेगा तो उस समय आप लिखिएगा कि बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो आप बी कॉस थीटा को बाहर निकाल लीजिएगा और अंदर क्या बचेगा, डी ए बटा डी टी, डी ए बटा डी टी। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, क्या बोल रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, एरिया तो सर्कुलर लूप है तो एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, एरिया किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो देखिए ऐसे दे देगा, सिंस आप जान रहे हैं कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर वेर आर इज रेडियस, तो आप क्या लिख दीजिएगा, E इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, ये बराबर क्या लिख दीजिएगा आप, बी कॉस थीटा और इंटू डी बटा डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये दे देगा, है ना, डी बटा डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप ऐसे काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, लिखिएगा E इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, और पाई तो बाहर था ही, और ये है पाई बाहर कर देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, और डी आर स्क्वायर बटे डी टी को आप क्या लिखिएगा, देखिए पावर को आगे लाके आप गुना कर दीजिए और पावर में एक घटा दीजिए, और डी आर बटा डी टी, चेन रूल वाला डिफरेंशिएशन आप बचपन में पढ़ते होंगे। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बी कॉस थीटा और इंटू क्या, डी आर बटा डी टी, जिसमें डी आर बटा डी टी किसको बताएगा, क्वेश्चन में एक टर्म लिखेगा, डी आर बटा डी टी का नहीं लिखेगा, वो लिखेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, चाहे वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस,
उसी तरीके से dB बटा dt मतलब रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ऐसे कर सकते हैं, E इज इक्वल टू क्या 2 पाई आर इंटू बी कॉस थीटा, है ना, और डी आर बटा dt। अब कहिएगा ऐसे क्यों आप डिफ्रेंसिएशन कर दिए, तो चेन रूल से किए। चेन रूल में क्या होता है पता है ना, चेन रूल में होता है जो जिसका फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में वैरी करता है पहले उसको उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता है और एक बार उसी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये सब 11th क्लास में आपको बेसिक मैथ में पढ़ाया जाता है। तो ये सब आपको हम बहुत छांट छांट के बता रहे हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ बदलेगा तब कैसे ईएमएफ निकालेंगे, जब एरिया का चेंज देगा तो एरिया में न जाके और अंदर जाएगा, कहेगा रेडियस बदल रहा होगा तब कैसे निकालेंगे, तब हम ऐसे निकालेंगे भाई। अब देखिए अब क्या कह रहा होगा, इफ थीटा इज चेंजिंग, इफ ओनली थीटा इज चेंजिंग, ऐसे हम दे दिए, मान लीजिए इफ ओनली थीटा इज चेंजिंग, अगर केवल और केवल क्या बदल रहा होगा भाई, थीटा बदल रहा होगा, तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारा काम। कहिएगा कैसे, तो थीटा बदल रहा होगा, थीटा के बदलने का रेट दिया है तो E बराबर क्या होगा, बी ए बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा d बटा डी टी ऑफ कॉस थीटा, है ना। तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो क्या बचेगा माइनस बी ए साइन थीटा। लेकिन अगर कभी ऐसा कह दिया इफ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, दे दिया, यानी दे दिया कि टाइम दे दिया और ओमेगा दे दिया, तो उस समय हम कैसे डील करेंगे क्वेश्चन के साथ, तो E इज इक्वल टू लिखेंगे बी ए डी बटा डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब देखिए ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो पता है ना वो के एक्स वाला रूल, डिफ्रेंसिएशन का रूल आपको पता होगा, जो कांस्टेंट है उसको आगे लाके, जो कांस्टेंट है उसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं फंक्शन को, तो E बराबर क्या बचेगा बी ए ओमेगा, ओमेगा बाहर निकल गया, साइन का होगा माइनस, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी। अगर ओमेगा दिया है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी, है ना। और एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं आप, पाई आर स्क्वायर। यही जो थीटा बदलता है ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होने का सोर्स यही है। अल्टरनेटिंग करंट जो प्रोड्यूस होता है, जो एसी हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, उसका सोर्स यही है, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड में लूप क्या करता है, लूप का ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड में बदलता है, उसी के कारण फ्लक्स चेंज होता है और वही करंट इंड्यूस कराता है, एवरेज ईएमएफ, वहीं से एवरेज ईएमएफ और करंट आता है। तो एक्चुअली में वो माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी है। माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन के चेंज को, हालांकि हमारे फॉर्मूला में भी एक माइनस है लेकिन हम केवल मैग्नीट्यूड को लेकर चल रहे हैं, वो माइनस यहाँ आएगा तो इसको सीधे प्लस बना देगा। तो ई बराबर बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, अगर वो दिया है तो ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, मतलब बी बदल के देख लिए, ए बदल के देख लिए, ए में भी आर भी बदल के देख लिए और थीटा बदल के। इससे फालतू सवाल आपको नहीं मिलेगा, है ना, इससे फालतू कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। जैसे हम मान लीजिए ऐसा हम कहें आपसे एक क्वेश्चन पूछें, छोटा सा क्वेश्चन एक फ्रेम कर दे आपके लिए हम, और कहें क्या कहें, लिखेंगे इन अ क्वाइल ऑफ एरिया, एक क्वाइल है जिसका एरिया जो है, ध्यान दीजिएगा, इन अ क्वाइल ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक क्वाइल है जिसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेसिस्टेंस 0.1 ओम, और रेसिस्टेंस कितना है 0.1 ओम। एक क्वाइल है जिसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और रेसिस्टेंस क्या है आपका 0.1 ओम, एंड रेसिस्टेंस 0.1 ओम, हैविंग मैग्नेटिक फील्ड changing at the rate of 0.2 टेस्ला पर सेकेंड। क्या दे दिया कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने का रेट क्या है आपका 0.2 टेस्ला पर सेकेंड, एंड क्वाइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द करंट इंड्यूस्ड, ऐसे कहिए फाइंड द करंट इंड्यूस्ड, क्या कहेंगे फाइंड द करंट इंड्यूस्ड इन द क्वाइल, तो कहेंगे क्वाइल में कितना करंट इंड्यूस होगा। क्या बोले भाई कि क्वाइल में कितना करंट इंड्यूस होगा। तो देखिए क्या क्या हम दे दिए, पहले मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा। हमारे केस में जो क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसके कारण होगा, मैग्नेटिक फील्ड के बदलने के कारण, क्योंकि कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के बदलने का रेट कितना दिया हुआ 0.2 टेस्ला, यानी और बाकी सब कांस्टेंट है। तो पहले ईएमएफ निकाल लेते हैं, क्या होगा ईएमएफ, जब मैग्नेटिक फील्ड खाली बदल रहा है तो ए कॉस थीटा
और इंटू क्या, dB बटा dt, dB बटा dt। तो एरिया तो कॉइल का हमको पता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर में बदल देंगे, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -4, 2 इंटू 10 टू द पावर -4। अब कॉस थीटा तो जानते हैं कॉस 0 होगा, कहिएगा क्यों, आप परपेंडिकुलर लिखे हैं यहाँ पे, तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन फॉर्मूला में कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं लेते हैं, कॉइल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर है, तो बोर्ड के साथ वो एंगल 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन बोर्ड का जो नॉर्मल है, क्योंकि हम लोग थीटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, तो जो लाइन जो बोर्ड पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो बोर्ड के नॉर्मल के साथ तो वो 0 डिग्री एंगल बनाएगा, उसके अलोंग होगा। तो एरिया ये नहीं समझे परपेंडिकुलर तो 90, फिर तो 0 आंसर हो जाएगा। एरिया ऑफ कॉइल 90 डिग्री बना रहा है, तो एरिया वेक्टर कितना बनाएगा भाई, 0 डिग्री, कितना बनाएगा 0 डिग्री, तो क्या हो गया cos 0। और मैग्नेटिक फील्ड के बदलने का रेट कितना दिया हुआ है, देखिए कहाँ गया भाई, 0.2 टेस्ला, 0.2 टेस्ला है ना। तो E किसके बराबर होगा, 2 और इंटू 10 टू द पावर -4 और इंटू 0.2, कहने का मतलब क्या है भाई, ये हो जाएगा आपका कितना, 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4, 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4, कह सकते हैं हम 4 और इंटू 10 टू द पावर -5 वोल्ट। क्या आ गया ये पता है, 4 इंटू 10 टू द पावर -5 वोल्ट। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो नहीं लिखते हैं हम, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, 4 इंटू 10 टू द पावर -5 वोल्ट आ गया। देख लीजिए ये जो आया 4 इंटू 10 टू द पावर -5 वोल्ट, ये आ गया ईएमएफ। आपको ईएमएफ नहीं निकालना है, क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो निकाल लीजिए करंट। देखिए यहाँ छोटा सा जगह बच रहा है, लिख देते हैं, I = E बटा R है, तो E कितना दे रखा है भाई, E तो हम निकाल लिए 4 इंटू 10 टू द पावर -5, और रेसिस्टेंस किसके बराबर है, कहाँ गया रेसिस्टेंस भाई, रेसिस्टेंस है 0.1 के बराबर, तो 0.1 लीजिए, एक और हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -, 0.4 है, यहाँ जाएगा, कुछ गलती तो नहीं कर दी है भाई, 0.4 नीचे गया 10, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक इसमें जुट जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे होगा 4 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर। हो गया, सही है, कैलकुलेशन देख रहे थे, चेक कर रहे थे, तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या, देखिए थोड़ा सा हम अपने कैमरा को आपके लिए खिसकाते हैं, बस थोड़ा सा, अब आपको सब दिख रहा होगा, जो नहीं दिखना चाहिए वो भी दिख रहा होगा क्या। तो देखिए 4 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर आ गया, क्या आ गया आपका, 4 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर। कुछ किए नहीं, I = E बटा R होता है ना भाई, तो रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.1, तो बस 4 इंटू 10 टू 0.1, ये ऊपर जाएगा तो पावर 10 होगा, तो इसको घटा देगा, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख दिए, है ना। इसी को एम्पियर, मिली एम्पियर, जिसमें भी आंसर देना रहेगा वो दे सकता है, कोई आपत्ति इसमें नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हम लोग डिस्कशन इस बात पे कर लिए कि जब हमको फैराडे लॉ से क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे कैसे हम लोगों को काम करना है और क्या क्या चीज़ वहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। कब क्या बदलेगा तो कैसे इक्वेशन यूज करना है, क्या क्या लिखेगा कि इस रेट से श्रिंक कर रहा है, इस रेट से रेडियस घट रहा है, इस रेट से मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, क्वेश्चन भी करवा दिए, ठीक है। फटाक से इसको कर डालिए, और अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ेंगे कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो चार्ज कितना फ्लो करता है, चार्ज फ्लो निकालेंगे, ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट करिए। देखिए अब किसका बात करेंगे, चार्ज जब फ्लो करता है तो कितना चार्ज फ्लो करता है जब बीएमएफ इंड्यूस है ना। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, सबसे पहले इस चैप्टर का शुरुआत हम कहाँ से किए, करंट इंड्यूस से लेके, है ना। करंट इंड्यूस से बात किए कि करंट इंड्यूस कितना होता है ना, इस पे बात किए क्या कि करंट इंड्यूस पे चर्चा किए। अब करंट से ईएमएफ पे भी आए, क्योंकि देखिए जहाँ भी करंट इंड्यूस होगा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ भी होगा, वहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, वहाँ पे चार्ज भी बह रहा होगा, कहीं ना कहीं करंट बह रहा है। तो करंट के फ्लो करने का कारण क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मोशन ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करंट, है ना। क्या बोले, ड्रिफ्ट मोशन ऑफ चार्ज या ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन काउजेस करंट टू फ्लो, ये हम तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ चुके हैं। तो भाई जब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट बह रहा है, सारा घटना घट रहा है, तो जरूर कहीं ना कहीं उसके पीछे चार्ज छिपा हुआ होगा। तो अगर ईएमएफ
इंड्यूस निकाल रहे हैं, ईएमएफ इंड्यूस करंट निकाल रहे हैं, तो चार्ज कितना फ्लो करेगा, इंड्यूस चार्ज भी हम लोग निकालेंगे, कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, बस ये समझ लीजिए ना कि फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं ना भाई कि E इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, E इज इक्वल टू पढ़े हैं क्या, डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी, डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी पढ़े हैं अभी थोड़ी देर पहले। और आई को, ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई को, ई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर, आर जहां पे आपका क्या है, रेसिस्टेंस है, आई इंटू आर, और क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बटा डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी लिख सकते हैं हम यहां से। कोई आपत्ति इसमें नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब देखिए, अब कुछ करिए नहीं, बस ये जो लिखा गया है ना यहां से आई और इंटू डेल्टा टी कर दीजिए, और इज इक्वल टू क्या, डेल्टा फाई बी बटा आर, डेल्टा फाई बी बटा आर, और आई इंटू डेल्टा टी ही किसके बराबर होता है, आई इंटू डेल्टा टी, चार्ज क्यू बराबर आई टी होता है ना, यही चार्ज के बराबर होगा, यही किसके बराबर होगा, जो चार्ज फ्लो कर रहा है ना, क्योंकि आप आई बराबर जानते हैं कि डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी होता है, तो चार्ज फ्लो निकल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, कितना चार्ज फ्लो करेगा भाई, तो कहेंगे क्यू फ्लोन इज इक्वल टू डेल्टा फाई बी बटा क्या, रेसिस्टेंस, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट रेसिस्टेंस। कैसे निकलेगा भाई, तो कहेंगे चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट रेसिस्टेंस, चार्ज को दे देगा, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट रेसिस्टेंस, पर यूनिट रेसिस्टेंस है ना, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट रेसिस्टेंस ऑफ क्वाइल, ठीक है, क्या बोले, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट रेसिस्टेंस ऑफ क्वाइल। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कितना चार्ज भरा है वो पता कर सकते हैं। तो चेंज इन फ्लक्स, अब ऐसे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आता है। क्यू फ्लोन, चेंज इन फ्लक्स कहने का मतलब क्या है, फाइनल फ्लक्स और माइनस इनिशियल फ्लक्स और बटा रेसिस्टेंस। ये क्वेश्चन मेडिकल में ये फॉर्मूला नीट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। नीट के एग्जाम की बात करिएगा ना, तो चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया है, तो क्या कहिएगा, डेल्टा फाई बटा आर, ऐसे दिया गया था ऑप्शन 1 बटा आर इंटू डेल्टा फाई, बच्चा डर जाए देख के, तो वही ना बात लिखे हैं, कुछ दूसरा चीज थोड़ी लिखा गया वहां पे। अब देखिए क्वेश्चन कैसा मिलेगा भाई, तो एक क्वेश्चन दे दिया, कहा ना कि एक लूप है, एक क्या है, लूप, क्या है आपका, एक लूप है, ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, क्रॉस, क्रॉस मतलब क्या, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन के अंदर हो और क्या हो, परपेंडिकुलर हो, प्लेन के अंदर और क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो प्लेन के अंदर और परपेंडिकुलर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अब क्या है, ये दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है जो कि कांस्टेंट है पूरी तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे, बी नॉट है मैग्नेटिक फील्ड जो कि पूरी तरीके से कांस्टेंट है, पूरी तरीके से क्या है आपका, कांस्टेंट है। अब कहेगा आपसे कि इसको हम घुमा रहे हैं, देखिए ये भी बताए थे फैराडे वाले एक्सपेरिमेंट में, अगर हमारा आप लेक्चर 1 देखेंगे इसमें तो आपको बताए हैं, ये ऐसे इसमें घूम रहा है भाई, तो घूम रहा है तो ऐसे घूम रहा है, तब तो फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि ओरिएंटेशन बदलेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द चार्ज फ्लोन, इसका दिया हुआ, इसका रेडियस आर है, ये सब दे देते, रेडियस आर है, इसका रेसिस्टेंस स्मॉल आर ओम है, आर स्मॉल आर ओम क्या है, रेसिस्टेंस। तो कहेंगे फाइंड द चार्ज फ्लोन व्हेन द क्वाइल, व्हेन द क्वाइल, कब, व्हेन द क्वाइल इज रोटेटेड, व्हेन द क्वाइल इज रोटेटेड बाई, पहला 90 डिग्री और दूसरा 180 डिग्री। जब क्वाइल 90 डिग्री से घूमेगा या फिर कितना से घूमेगा, 180 डिग्री से घूमेगा, तो कितना चार्ज बहेगा ये बताना है, समझ रहे हैं बात को। 90 डिग्री से अभी ऐसे रखा हुआ है, यही इनिशियल कंडीशन है, 90 डिग्री से घूमेगा और कैसे घूमेगा भाई, 180 डिग्री से, तो कितना फ्लक्स इंड्यूस होगा ये बताना है, ठीक है। फ्लक्स नहीं, सॉरी, चार्ज कितना बहेगा, कैसे निकालेंगे भाई। तो चार्ज का तो एक ही फॉर्मूला है, क्या, चार्ज का फॉर्मूला है, कितना चार्ज बहेगा, क्यू फ्लोन का क्या इक्वेशन है भाई, तो कहेंगे क्यू फ्लोन इज इक्वल टू फाइनल फ्लक्स और माइनस इनिशियल फ्लक्स और बटा टाइम, बटा टाइम नहीं, बटा रेसिस्टेंस, आर रेसिस्टेंस दिया हुआ है। तो फाइनल इनिशियल फ्लक्स कैसे निकलेगा, तो देखिए इनिशियल फ्लक्स तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, कहिए कैसे निकाल सकते हैं इनिशियल फ्लक्स भाई, तो देखिएगा क्या करेंगे, इनिशियल फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
इनिशियल फ्लक्स कैसे निकलेगा, बहुत आसान इनिशियल फ्लक्स निकालना। तो देखिए अभी इनिशियली फ्लक्स तो होता है बी ए कॉस थीटा, तो इनिशियली क्या है बी ए, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, एरिया मान लेते हैं ए, उसको पाई आर स्क्वायर कर देंगे, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्लेन के ऐसे अंदर बाहर है और एरिया वेक्टर तो इस एरिया पे क्या होगा परपेंडिकुलर, मतलब अभी ऐसे कितना एंगल बनाता है वो 0 डिग्री। क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री बना रहा है, तो क्वाइल का नॉर्मल यानी एरिया वेक्टर ऑफ द क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होगा, और इसी के और अंदर से बाहर क्रॉस मतलब अंदर से बाहर मैग्नेटिक फील्ड भी जा रहा है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 0 डिग्री शुरू में है। जब इसको घुमा के सोचिए 90 डिग्री पे कर देंगे ऐसे, इस तरीके से मैंने क्वाइल से घुमा के कर दिए, तो क्वाइल का एरिया वेक्टर भी इधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा क्वाइल का एरिया वेक्टर, देखिए इस डायरेक्शन में ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है अंदर, किधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो अब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी नॉट इंटू ए और कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। फाइनली जो है क्वाइल का एरिया वेक्टर उधर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री, और बट रेसिस्टेंस आर है, तो क्या कहिएगा कितना चार्ज बहेगा भाई, तो कहेंगे cos 90 तो 0 होता है, तो कहेंगे माइनस बी नॉट इंटू एरिया के जगह पे रख देंगे पाई आर स्क्वायर दिया हुआ, cos 0 1 होता है, इंटू क्या हो गया आर, तो कितना बहेगा चार्ज भाई, इतना ही चार्ज बहेगा, माइनस बी नॉट पाई आर स्क्वायर बटा आर। अब दूसरा क्वेश्चन में कह रहे हैं कि घुमा के 180 डिग्री पे कर दिए, रोटेट कर दिए भाई, तो रोटेट कर देंगे तो कितना फ्लक्स इंड्यूस होगा, बहुत ही आसान है, देखिए कितना फ्लक्स इंड्यूस नहीं यार, बार बार गलती बोल दे रहे, चार्ज। अब कहेगा कि जब उसको 180 डिग्री से घुमाए, तो अब समझदार हो गए होंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली मान लीजिए कि वो कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री, जब घुमा के उल्टा कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाने लगेगा 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, क्या होगा भाई बी नॉट इंटू ए और क्या कॉस 180 डिग्री, तो कॉस 180 होता है -1, तो क्या हो जाएगा माइनस बी नॉट इंटू ए है ना, और ये तो बी नॉट इंटू ए होगा ही, बी नॉट इंटू ए होगा ही, और रेसिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि पता है आपको चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट रेसिस्टेंस ही है ना, तो बी नॉट इंटू ए, तो क्या बच जाएगा बोलिए, तो बचेगा -2 बी नॉट और इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कैपिटल आर को रेडियस माने हैं, और बटा रेसिस्टेंस, स्मॉल आर रेसिस्टेंस है, स्मॉल आर क्या है रेसिस्टेंस है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना चार्ज बहेगा भाई, तो लिखेंगे -2 पाई आर स्क्वायर और इंटू क्या बी नॉट बटा आर, ऊपर वाले केस में जितना हो रहा है ना उसका दुगना है, ऊपर वाले केस में कितना हो रहा था बी नॉट पाई आर स्क्वायर बटा आर, यहाँ पे 2 बी नॉट पाई आर स्क्वायर बटा आर, आर स्मॉल आर रेसिस्टेंस और कैपिटल आर रेडियस, ठीक है, ये था चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये इसलिए बता दिए हैं क्योंकि ये सब जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, 90 डिग्री से घुमा देने के बाद कितना चार्ज बहेगा, ये तो घुमाने कोई भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड बदल दे और कहे बताइए कितना चार्ज बहेगा, तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड हमको पता होगा, और टाइम और पता होगा हमको इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड, बस निकाल लेंगे हम लोग, चेंज इन फ्लक्स निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से और डिवाइडेड बटा रेसिस्टेंस ऑफ द क्वाइल कर देंगे। तो ध्यान रखना है, कभी मत भूलिएगा चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट रेसिस्टेंस ही कितना चार्ज बहेगा जब करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वही इक्वेशन बताएगा क्या चार्ज फ्लक्स चेंज पर यूनिट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसको आप नोट करें। अब हम लोग बात करने वाले हैं मोशनल ईएमएफ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब तो हुआ कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एरिया थीटा को डायरेक्टली बदलते हुए देख रहे हैं, तो हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है, देख रहे हैं कि फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, पहले से मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब फिक्स है, कांस्टेंट है, अगर वैसे मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी लूप को या कॉइल को चलाते हैं, मोशन में लाते हैं, घुमाते हैं, तो चलाने या घुमाने से कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं, पता है क्या, उसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और खूबसूरत सा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे मोशनल ईएमएफ पे कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है। और मोशनल ईएमएफ समझने के लिए आपको ये सब रोटेट कराने वाला मामला समझना होगा, क्योंकि पहले मोशनल ईएमएफ में पहले उसको चलाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में,
फिर घुमाएंगे तो एक एक बात बहुत माइन्यूटली आपको वहां पे समझना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी फैराडे लॉ पे बेस्ड जो क्वेश्चन होना चाहिए दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन टुडेज लेक्चर। सो नाउ थैंक यू, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इन विच वी विल डिस्कस व्हाट, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वहां पे, हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे मोशनल ईएमएफ। थैंक यू, टिल देन गुड बाय।